ईवीएम को लेकर आपका अभी क्या मानना है? मैं सुप्रीम कोर्ट में जा चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम में घोटाला होता है। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में जजमेंट दिया कि ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव पेपर ट्रेल मशीन लगाए बगैर नहीं होगा। उसके बाद कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर केवल मिलान करने का मामला लेकर गए और फिर 2019 के चुनाव में फिर घोटाला हुआ और उसके बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मगर सुप्रीम कोर्ट ओपन ही नहीं हो रहा है। हियरिंग कहाँ से होगी? सुप्रीम कोर्ट तो लगातार बहुत सारी हियरिंग कर रहा है। 10% कोर्ट ओपन है, 90% कोर्ट बंद है। और ओपन नहीं, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, ये कोर्ट ओपन नहीं है। वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सुनते हैं। वो आर्गुमेंट करने वाला अलग है और सुनने वाला अलग है। वो सुन भी रहा है या नहीं है ये पता नहीं चल रहा है। ओपन कोर्ट में क्या होता है? ओपन कोर्ट में वकील सामने आमने आर्गुमेंट करता है और जज सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है वो उसके चेहरे के भाव देखकर समझ सकता है। ऐसा नहीं हो रहा। 9 बार चीफ जस्टिस के पास सीनियर जजेस का रिपोर्ट गया है कि इसको ओपन करो। चीफ जस्टिस बोबड़े ने ओपन नहीं किया। सर, आप निरंतर ईवीएम मशीन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स वाले लोग हैं ये क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? ये लोग दूसरे लोग ना जी, राजनीति वाले फायदा हो रहा है। कांग्रेस बीजेपी का तो ईवीएम पर गठबंधन है। जी सर, 2004 2009 में कांग्रेस को फायदा हुआ, 2014 2019 को बीजेपी को फायदा हुआ, तो दोनों लोगों का गठबंधन है। जी। और अपने ये लोग जो लोग हैं, ममता दीदी ने तो कई बार उठाया मामला। ममता दीदी अभी भी एक जगह कुछ गड़बड़ी हुई थी तो नंदीग्राम में वो मामला उसने उठाया था। अगर एक मर्यादा में उठा रहे हो, उससे आगे नहीं उठा रहे। सुनने में ये आ रहा है कि ममता दीदी तो खुद परोस के दे रही है उनको सरकार, भाजपा को। मीडिया में ये खबरें आ रही हैं क्योंकि मीडिया में मोदी की बात ज़्यादा चलती है। तो मीडिया के ज़्यादा शेयर अंबानी ने खरीद लिए हैं, तो मोदी जी की बात ज़्यादा उठती है मीडिया में। वो ईवीएम के माध्यम से सरकार में या सत्ता में है, क्या मौजूद या मजबूत भी है या आगे भी आने की उसकी संभावनाएं बनी रहेंगी जब तक ईवीएम है? या भीमा कोरेगांव केस हो या कोई दूसरे तीसरे केस, अब बीजेपी का नाम लगातार है, लेकिन कई बार ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जो खासतौर से हम सुनते हैं इधर उधर तरफ से कि ये आंदोलन भी जो है बीजेपी या आरएसएस के कुछ सहयोग से चल रहा है, जो भोजन ले है। आपके मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ये कुछ लोग जो है जैसे संबंधी लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर ये आरोप नहीं करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। और ये बात ज़्यादातर मायावती के जो भक्त लोग हैं वो करते हैं। मायावती के भक्त लोग ऐसा क्यों करते हैं? जबकि मायावती ने खुद बीजेपी के साथ मिलकर कई बार मुख्यमंत्री पद लिया। अभी मायावती ने एक बार, हमने सबूत दिए मायावती को, एक बार केवल ईवीएम के विरोध किया मायावती ने। फिर बीजेपी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से मायावती को मैसेज आया कि बहन जी आप अगर इसी तरह से बोलती रहेगी तो आपको जेल में डालेंगे। तब से मायावती चुप हो गई। हम तो चुप नहीं हुए, हम तो लगातार बोल रहे हैं ईवीएम। तो ईवीएम से बीजेपी को फायदा हो रहा है, केवल बीजेपी को नहीं कांग्रेस को भी फायदा हुआ। ईवीएम अगर मान लीजिए ईवीएम बनी ही रहती है, जैसा कि अगर मान लीजिए कोशिश है, जैसा आप कह रहे हैं कि सभी राष्ट्रीय दल या जो भी, क्योंकि इलेक्शन में सभी कर रहे हैं, भले ही विरोध कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन में भी विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप का बनाया हुआ जो दल है वो भी ईवीएम अगर रहेगी तो भी इलेक्शन में जो कंडक्ट करेगा? अहम बात यह है कि हमने कोई दल बनाया नहीं, हमारा राष्ट्र जन आंदोलन। अगर हमारे बहुत सारे हमसे प्रेरित लोग जो है मिलकर राजनीतिक गतिविधि चलाते हैं, तो जो लोग मुद्दा आधारित बातें उठाते हैं, अगर हमारे मुद्दों का कोई समर्थन करता है समर्थन करता है तो इससे हमारी बात सांसदीय राजनीति के अंदर घुस जाती है। केवल मैदान में लड़ाई लड़ने से ही मामला हल नहीं होगा, सांसदीय राजनीति में भी दखल अंदाजी देना जरूरी होगा, हस्तक्षेप करना जरूरी होगा। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव और कई अन्य जगहों पर
तो क्या आपको आपके लिए ऐसा कोई दल दिखाई देता है जो कि जिसका कि आप सहयोग कर सकते हैं? यानी हम ये देख रहे हैं कि अकेले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने वाली है। ऐसी खबरें हमने पढ़ी कि समाजवादी अकेले लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ रही है। तो ये दोनों अलग अलग लड़ने से तो बीजेपी का मुकाबला दोनों लड़ने का, ये दोनों मिलके कर सकते थे, मगर दोनों ने अनाउंस किया कि हम अलग अलग लड़ेंगे। तो ये अलग अलग लड़ेंगे तो अलग अलग लड़ने से बीजेपी का मुकाबला नहीं हो सकता। इवन समाजवादी पार्टी भी अकेले सफल नहीं हो सकती, बहुजन समाज पार्टी भी अकेले सफल नहीं हो सकती। ये परिस्थिति है यूपी में। अभी वो ज्वाइन कर लेंगे तब आप उनका सहयोग समर्थन करेंगे? ज्वाइन कर ले तो फिर तो ध्रुवीकरण हो जाएगा हमारे समर्थन के बाद। हम समर्थन करेंगे तो भी, ना समर्थन करेंगे तो भी ध्रुवीकरण हो जाएगा। इसके बीच मतलब दोनों के बीच अगर मान लो समाजवादी और एसपी और बीएसपी अगर इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे इफ्स एंड बट्स आप बोल रहे हैं, मगर दोनों ने अनाउंस कर दिया कि हम नहीं करेंगे तो अभी उनके होने की संभावना नहीं है। और अखिलेश ने भी बयान दिया कि अब छोटे छोटे दलों से, राष्ट्रीय दलों से समझौता नहीं करेंगे, छोटे दलों से करेंगे, राष्ट्रीय दलों से। ये जो आप ध्रुवीकरण की जो बात कर रहे हैं कि तो जैसे बीजेपी का अपना ध्रुवीकरण है बेसिकली, या दूसरे भी कई दल हैं जो कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका मूवमेंट असल में इस ध्रुवीकरण की समीकरण को बिगाड़ता है। तो अगर आपका मूवमेंट था उसके विरोध में, ध्रुवीकरण की वजह से तो बीजेपी को फायदा होता है, अन्यथा फायदा नहीं होता। तो मुसलमानों को बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। हम कहते हैं कि मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, 15% हो, वो राष्ट्रीय समस्या कैसे है? इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी को मिलाकर उनकी संख्या 85% होती है, मगर जो बीजेपी है वो कहती है कि नहीं, हिंदू बहुसंख्यांक है। अगर हिंदू बहुसंख्यांक है तो 14,48,000 SC ST OBC को आसाम में आपने नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। अब एक तरफ इनको हिंदू भी कहते हो, उनको नागरिकता के अधिकार से वंचित भी करते हो, तो समझ में नहीं आता। तो आपका मोटिव, जो मुख्य लक्ष्य जो जैसे जो जितना समझते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी की जो लामबंदी हम इकट्ठा करना चाहते हैं, लामबंद करना। तो आपके जो मतलब पूरे पॉलिटिक्स में यह कहें कि आपके विचार में जो बात आती है वो यहाँ पर ब्राह्मणवाद को लेकर आप काफ़ी मुखर रहते हैं। तो इसको लेकर एक वो हम जानना चाहेंगे कि मतलब ये अभी किस स्तर पर दिखाई देता है ब्राह्मणवाद? नहीं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस के द्वारा भी पहुंचा था, अभी बीजेपी के द्वारा पहुंचा। बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों को ब्राह्मणवाद ने मजबूत किया है। आज़ादी के आंदोलन में भी ब्राह्मणवाद आदि था, और इसी ब्राह्मणवाद ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया था आज़ादी मिलने के पहले। इसी ब्राह्मणवाद ने आज़ाद भारत में सांसदीय राजनीति में हैरान करने वाली बात ये हुई कि जिन ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, उसके 5 नेशनल लेवल की पार्टियाँ हैं, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, ये 5 ब्राह्मणों ने बनाए हुए दल है, और वह नेशनल लेवल की पार्टियाँ हैं। संख्या 3.5% हो नहीं सकते, मगर बनाए उन्होंने। ये तो कांग्रेस के राजनीति का रिजल्ट है, हमारे सामने फैक्ट है। इसका मतलब ये कैसे लक्ष्य सांसदीय राजनीति में 5 नेशनल लेवल की पार्टी है। कांग्रेस जाती तो बीजेपी आती, बीजेपी जाती तो कांग्रेस आती। एक सापनाथ है, एक नागनाथ है, काशीराम जी कहा करते थे। नागनाथ जाता है तो सापनाथ आता है, सापनाथ जाता है तो नागनाथ आता है। तो नागनाथ और सापनाथ के बीच में जो है समझौता है, 10 साल तुम करो, 10 साल हम करते हैं। ईवीएम चलती रहे, 10 साल तुम फायदा, 10 साल हम फायदा। तब तो ईवीएम नहीं थी, तब तो ईवीएम नहीं। 2004 से 2004 में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 2009 में कांग्रेस ने सरकार बनाई। ईवीएम में घोटाला करके बनाई। इसका सारा डाटा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को दिया। इस डाटा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम से घोटाला होता है स्वीकार किया, और पैरा नंबर 29 में जजमेंट के लिखा कि केवल ईवीएम के आधार पर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। रिटर्न है, एक भी अखबार ने इस खबर को नहीं छापा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ब्लैकआउट किया।
जैसे अभी जब से ईवीएम आई तब से इन्होंने घोटाला कर दिया। ईवीएम से पहले भी तो कांग्रेस थी। मगर तीसरा मोर्चा फिर जिंदा होता था। जब ईवीएम नहीं थी तो तीसरे मोर्चे के सहारे पर इवन बीजेपी के लोगों को सरकार बनानी पड़ी, कांग्रेस के लोगों को सरकार बनानी पड़ी। 2004 में कम्युनिस्टों के 66 लोग चुनकर आए थे और कम्युनिस्टों की मदद से 2004 में सरकार बनाई गई और बाद में मनमोहन सिंह ने उसको भी डिच किया। अरे हमसे ज्यादा आप पत्रकार को पता है। मैं सर एक आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो किसान एक तीसरा लंबे मोर्चा समय एकाएक कैसे गायब हो गया? सर ईवीएम मशीन के पहले तीसरा मोर्चा मजबूत हो रहा है। एकाएक तीसरा ईवीएम आते ही तीसरा मोर्चा गायब हो गया, जैसे गधे के सर पर से सिंह गायब हो गई। मतलब तीसरे मोर्चे की जरूरत है बेसिकली, आपको ऐसा लगता है? तीसरा मोर्चा बहुत ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि ये दोनों लोग बीजेपी का नाम लेकर मुसलमानों को गधा बनाते हैं और मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं। मुसलमान कहते हैं अरे तो ये तो बीजेपी का डर दिखाकर हमारा इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक प्रकार की सांप्रदायिकता है, डर दिखाकर वोट लेना सांप्रदायिकता है। वो भी डर दिखाते हैं, ये भी डर दिखाते हैं। अलग अलग एक सेकुलरिज्म का नाम का डर है कि बीजेपी आई तो सेकुलरिज्म खतरे में, सेकुलरिज्म आया तो हिंदू खतरे में। ये सारा दोनों जो है ये आपस में अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं। जो आज अंडरस्टैंडिंग से बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी कर रही है वो कल कांग्रेस और बीजेपी करती थी। जो ममता बनर्जी और बीजेपी कर रही है ना बंगाल में मान्यवर, वही कांग्रेस करती थी कल। जी ये बहुजन आंदोलन का जो है कि मिशन को किस मतलब जिसको माना जाए कि ये इस मुकाम तक जाना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। ये लक्ष्य संविधान सभा ने जो संविधान बनाया कि इस लक्ष्य के लिए ये संविधान बनाया गया है। और देश धर्मनिरपेक्ष इसलिए रहेगा क्योंकि धर्म और धर्म के बीच में भी भेदभाव नहीं होगा और कम्युनिटी के बीच में भी भेदभाव नहीं होगा। कास्ट, कलर, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये किस तरह से होगा? मतलब अगर हम कहें कि कॉन्क्रीटली किस तरीके से नहीं, हमें इसके दिखाई लिए देगा, किस हम मुकाम पे ये दिखाई देगा? सोचते हैं कि जन आंदोलन से गुलाम आजाद होते हैं। दो रास्ते हैं आज़ादी के हासिल करने के, एक है हथियार बंद आंदोलन, एक है जन आंदोलन। हम हथियार बंद आंदोलन के समर्थक नहीं है, हम जन आंदोलन के समर्थक है। जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, इससे आज़ादी मिलेगी। आज़ादी मिलेगी तो वंचित लोग जो है हजारों सालों के वो हुक्मरान हो जाएंगे। मतलब वंचित लोग जब इन संस्थाओं में हुक्मरान हो जाएंगे जिस मौके पे तब वो अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके पास साधन संसाधन रहेंगे। 35 लाख करोड़ रुपए का बजट है एक साल का। एक साल का सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट मान्यवर 35 लाख करोड़ का है। इस पे राज्य सरकार का बजट शामिल नहीं है। इसमें कारपोरेशन जो महानगर पालिका है 42 करोड़ रुपए 42,000 करोड़ रुपए का बॉम्बे कारपोरेशन का बजट है अकेले। तो उसमें हमारे लोगों का कोई रोल तो है नहीं, हमारे लिए बजट नहीं। कि कोई भी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है आपको 15-20 लाख रुपया एक साल का भरे बगैर आप मेडिकल साइंस में एडमिशन नहीं ले सकते, इंजीनियरिंग में नहीं सकते, MBA में नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है पैसे के बगैर तो किसी गरीब आदमी को कोई हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन मिलने वाला ही नहीं है। मैं देहात का रहने वाला हूँ, देहात के बच्चे डॉक्टर होते हुए मैंने देखे, गरीब का बच्चा डॉक्टर होता हुआ मैंने देखा। मगर अब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा कि नहीं होगा सारी गारंटी